सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हमने जाना था कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने कई सारे प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि ये परिपथ जो है बंद हो, क्लोज्ड सर्किट हो, तो उसमें एक धारा भी बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। फैराडे ने इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर ये सारा रिजल्ट लोगों के सामने रखा, और इस संपूर्ण परिघटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया। सभी प्रयोगों के निष्कर्षों को समझाने के लिए फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम जो नियम था वो कहता है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि बंद पथ है तो धारा भी उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फैराडे का प्रथम जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण बताता है। फैराडे का पहला नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति का कारण बताता है। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को मापता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। लेकिन ये दोनों ही नियम एक चीज को नहीं बताते। ये कमी फैराडे से रहेगी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उनकी दिशा क्या होगी। हमने पीछे देखा कि ऑब्जर्वेशन जब किए, जब प्रैक्टिकल किए फैराडे ने, तो उन्होंने ये देखा कि जब चुंबक को परिपथ के पास लाया जाता है, कुंडली के पास लाया जाता है, तो विक्षेप एक दिशा में आता है, और जैसे ही चुंबक को दूसरी दिशा में वापस खींचा जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है, अर्थात धारा की दिशा बदलती है। अब ये दिशा कैसे ज्ञात हो, तो इसके लिए लेंज नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया, जिसे लेंज का नियम कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंज का नियम, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा व्यक्त करने वाला लेंज का नियम, इसका स्टेटमेंट क्या है? देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज के नियम का कथन बड़ा विशेष है। यह कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम ये जानें कि वो कौन सा कारण है जिससे प्रेरित धारा की उत्पत्ति हुई है। तो वो कारण हमें फैराडे के प्रथम नियम में मिलता है। फैराडे ने यही बताया था कि कुंडली से संबद्ध या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह उस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब फ्लक्स में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है, फ्लक्स डिक्रीज हो सकता है। यदि फ्लक्स इंक्रीज होगा तो धारा उस दिशा में उत्पन्न होगी जो इंक्रीमेंट का विरोध करेगी, और यदि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, जैसे चुंबक दूर जा रहा है, तो धारा उस दिशा में उत्पन्न होगी
उसकी वह उस डिक्रीमेंट का विरोध करेगी और उसे स्थायी बनाए रखने का प्रयास करेगी। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक कुंडली है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। हम मान लो एक चुंबक है हमारे पास, दंड चुंबक, और इसके एन सिरे को कुंडली की ओर लेकर आ रहे हैं। जब एन सिरा कुंडली की ओर आएगा तो एन सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई होती हैं और एस सिरे में प्रवेश करती हुई होती हैं। जैसे जैसे एन सिरा पास में कुंडली के आएगा, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो कुंडली में धारा उस दिशा में उत्पन्न होगी जो इस इंक्रीमेंट का विरोध करेगी। यानी कुंडली में जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा उस धारा के कारण वो ऐसा होगा कि वो इस एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करेगा। विरोध कब होगा? एन का पास आने का विरोध तब होगा जब कुंडली का ये वाला सिरा, यदि हम इसको ए सिरा कहें और इसको बी सिरा कहें, तो ये ए सिरा जो एन के पास है ये एन की भांति ही व्यवहार करे, ताकि ये इसको प्रतिकर्षित करे, पास आने का विरोध करे। तो कुंडली में धारा इस प्रकार से बहती है कि ये इस दिशा से बहती हुई और इस दिशा में आती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है। एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो जब हम इधर से देखते हैं, चुंबक की ओर से हम देखते हैं, तो धारा इस तरह से हमें आती हुई मिलती है, इस तरह से। तो हम यदि इसको देखें तो ये कैसी क्या शेप बनेगी? इस तरह से धारा बहती है, यानी एन ध्रुव यहां बनता है। ये वाला सिरा एन की भांति व्यवहार करता है और ये वाला सिरा एस की भांति व्यवहार करता है। यदि हम यानी धारा उत्पन्न होगी तो ये इस दिशा में, इधर से धारा उत्पन्न हो रही है। यदि अब चुंबक को हम वापस ले जाएं, यदि यही एन ध्रुव वापस जाता हुआ हो, ये एन है और ये एस है, और यदि ये वापस जाता हुआ हो, तो अब कुंडली में धारा उस दिशा में प्रेरित होती है कि एन जब वापस जाएगा तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स में कमी आएगी तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय धारा इस दिशा में उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उस दिशा में उत्पन्न होगी कि वो इस फ्लक्स को बनाए रख सके और इस चुंबक के एन सिरे दूर जाने का विरोध कर सके। दूर जाने का विरोध कब करेगी? जब ये सिरा एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो कि कुंडली का ये ए वाला जो सिरा है ये एस सिरे की भांति व्यवहार करे, चुंबक के एस ध्रुव की भांति व्यवहार करे, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये ध्रुव एस बने और ये एन बने तो ये दूर जाने का विरोध करेगी और इस दिशा में ऐसा होने के लिए धारा जो है वो क्लॉकवाइज उत्पन्न होती है, दक्षिणावर्ती धारा उत्पन्न होती है। इन सभी फेरों में धारा इस तरह से बहती है कि ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में धारा उत्पन्न होती है और ये सिरा चुंबक की ओर से देखने पर ये सिरा हमें एस नजर आता है और दूर वाला सिरा जो है वो एन नजर आता है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो उत्पन्न धारा है उसकी दिशा बताने का नियम लेंज का नियम। इसको यदि हम देखें, यहां धारा इस तरह से बहती है, इस तरह से धारा बहती है और इनके यदि दोनों सिरों को हम मिलाएं तो ये एस प्रकार के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर एस की रचना इससे होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सिरा है, चुंबक के पास वाला जो सिरा है कुंडली का, वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो ये तो एन सिरे की बात हुई। इसी बात को हम यदि चुंबक का एस ध्रुव कुंडली की ओर रखकर समझें तो क्या होगा, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास ये कुंडली है और ये गैल्वेनोमीटर लगा है और हम हमारे चुंबक का
एस ध्रुव इसकी ओर लेकर आते हैं, एस ध्रुव जब इसकी ओर आएगा तो कुंडली विरोध करेगी, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा इस दिशा में प्रेरित होगी कि ये एस ध्रुव को नजदीक आने का विरोध करेगी, और इस दिशा में, ऐसी दशा में ये जो सिरा है, ये इधर वाला ए सिरा जो है ये एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा, और ये वाला सिरा जो है एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा। एस सिरे की भांति व्यवहार कब करेगा? जब इसमें उत्पन्न जो धारा है वो क्लॉकवाइज हो, यानी धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है, इधर से प्रवाहित होकर क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये हमारा विक्षेप है, ये इस दिशा में दर्शाया जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम इसको वापस ले जाएं, यदि ये दूर जाता हुआ हो तो फिर विक्षेप है वो चेंज होकर इस दिशा में आ जाता है, और धारा की दिशा भी है वो चेंज होकर एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो हमने देखा कि चुंबक का चाहे कोई सा भी सिरा हो, जब वो कुंडली के पास आता है तो भी कुंडली उसका विरोध करती है, जब वो दूर जाता है तो भी कुंडली उसका विरोध करती है, न पास आने देती है न दूर जाने देती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर आखिर चुंबक क्या करे? चुंबक करे क्या? चुंबक स्थिर ही रहे, यानी गति का विरोध हो रहा है। जैसे ही चुंबक कुंडली के नजदीक आता है तो फ्लक्स इंक्रीज होती है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का विरोध होता है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। जब चुंबक दूर जाता है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण भी परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का विरोध हुआ, उसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम ये कहता है कि परिपथ में जो धारा है वो उस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है और वह उस परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूमेरिकल्स जब भी हम बनाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो हमें कई बार धारा की दिशा लेनी होती है और वहां हमें समस्या आती है। तो इस चीज को याद करने के लिए एक बार समराइज कर लेते हैं हम चीज को। मान लो ये हमारा चुंबक है और हमारी कुंडली है, तो हम कैसे याद रखें? यदि चुंबक का एन ध्रुव है और वो कुंडली की ओर आ रहा है, तो चुंबक के एन ध्रुव के पास वाला जो कुंडली का सिरा है, इसका जो सम्मुख सिरा है वो इसका विरोध करेगा और वो एन ही बनेगा, वो एन ही बनेगा। एन बनेगा तो कुंडली में धारा कौन सी दिशा में उत्पन्न होगी? कुंडली में धारा वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट उत्पन्न होगी। ये ध्यान रखने की बात है। और एक और ध्यान रखने की बात यह है कि जब ये पास आ रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी? उसको घटाने की कोशिश करेगी और एंटी क्लॉकवाइज करंट उत्पन्न होगा और एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा। अब यही यदि एन दूर जाता हुआ हो, कुंडली से दूर जा रहा हो, तो कुंडली का जो पास वाला सिरा है वो एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा और धारा डायरेक्ट करंट उत्पन्न होगी। धारा दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न होगी, तो इसमें दक्षिणावर्ती धारा उत्पन्न होगी। यदि हम एस सिरे की बात करें, यदि चुंबक का एस सिरा पास में लेके आए तो एस का विरोध होगा, यानी एस ही बनेगा, और एस जब बनेगा तो क्या होगा? धारा दक्षिणावर्ती बहेगी, और जब ये एस दूर जाएगा तो ये एन बनेगा, क्योंकि ये आकर्षित करने की कोशिश करेगी, रोकना चाहेगी इसको, और उस दिशा में धारा जो है वो वामावर्त बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज धारा उत्पन्न होगी। तो ये हम अच्छे से याद रखें, तो ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। गणित के स्वरूप पे हम बात करेंगे। लेंज के नियम को यदि हम देखें तो हमारे सामाजिक जीवन में भी लेंज के नियम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। और चूंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि फिजिक्स को हमें रिलेट करके पढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं लेंज के नियम को। लेंज के नियम में उस परिवर्तन का, यानी उस कारण का विरोध हो रहा है जिससे कि
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम सामाजिक जीवन में भी देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं। स्वयं अनेक प्रकार की समस्याएं भुगतने के बावजूद वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा कर सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई अभाव महसूस ना हो। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप जब वृद्ध होते हैं तो वही बच्चे उन्हीं माँ बाप का विरोध करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये जनरलाइजेशन की बात नहीं है, लेकिन अधिकांशतया ऐसा हम देखते हैं। तो लेंज का नियम वहाँ लागू होता है और हम वहाँ रिलेट कर सकते हैं कि वो बच्चे जिनके कारण वो बड़े होकर वहाँ तक पहुँचे हैं वो उन्हीं का विरोध करते हैं। बिल्कुल लेंज का नियम इसी प्रकार का है कि वो प्रेरित धारा और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो उसी कारण का विरोध करता है। लेंज का नियम हमने जाना। अब हम देखेंगे क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण देखें, हमारे पास एक कुंडली है जिससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। हम इस कुंडली के पास कोई चुंबक लेकर आते हैं। मान लीजिए चुंबक का एन ध्रुव हम कुंडली के समीप लेकर आते हैं। जब हम कुंडली के समीप एन ध्रुव को लेकर आएंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इससे कुंडली से संबद्ध फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा और इससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जब एन को हम ला रहे हैं तो कुंडली का ये वाला सिरा एन की भांति व्यवहार करेगा और ये वाला सिरा एस की भांति व्यवहार करेगा और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट उत्पन्न होगी और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो क्या यहां ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन हुआ? आइए विचार करते हैं। हम चुंबक को इधर लेके आ रहे थे, जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण चुंबक के पास वाला सिरा एन सिरे की भांति चुंबक की एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए जब हम चुंबक को इसके ओर पास लाएंगे तो हमें बल लगाना होगा और इस बल के विरुद्ध हम यदि चुंबक को विस्थापित करेंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने में हमारी कुछ ऊर्जा खर्च होगी। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात हमारी कुछ ऊर्जा जो खर्च हुई है वो किसी न किसी रूप में प्रकट होनी चाहिए। तो हम देखते हैं प्रकट हुई है ना। ये जो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ ये किस कारण से हुआ? इस चुंबक को इस प्रतिरोधी बल के विरुद्ध लाने में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, जो ऊर्जा हमारी खर्च हुई, वही ऊर्जा इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अर्थात लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं करता बल्कि उसकी अनुपालना करता है, उसको फॉलो करता है। तो ये हम देखते हैं कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध नहीं है, उसको फॉलो करता है। सेम बात हम देख सकते हैं जब हम इसी ध्रुव को वापस ले जाना चाहें, चुंबक को कुंडली के पास से यदि वापस खींचना चाहें तो कुंडली में धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि वो इसके दूर जाने का विरोध करती है। अर्थात ऐसा ध्रुव यहाँ उत्पन्न होगा जो इस एन ध्रुव को आकर्षित करे, यानी ये एस बनेगा, फिर ये एस बनेगा और ये वाला एन बनेगा। अब ये एस सिरा इस एन सिरे को खींचेगा और हमें चुंबक को दूर ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना होगा। फिर हमारी कुछ न कुछ यांत्रिक ऊर्जा खर्च होगी और वो जो ऊर्जा खर्च होगी वो इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी और इसीलिए इसमें प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होगी। यानी एक जगह ऊर्जा खर्च हो रही है तो दूसरी जगह ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। कुल ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को कंप्लीटली फॉलो करता है, ये इसका विरोध नहीं। लेंज के नियम का अध्ययन करने के बाद अब हम देखेंगे फैराडे के नियमों एवं लेंज के नियम का संयुक्त
गणितीय स्वरूप। तीनों नियमों को एक साथ क्या मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक व्यंजक है एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये मेरे पास एक व्यंजक है जहां एप्सिलॉन मेरे पास है प्रेरित विद्युत वाहक बल, फाई मेरे पास है चुंबकीय फ्लक्स, और ये इधर वाली दिशा क्या देती है, ये पक्ष समीकरण का देता है चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर। तो क्या यह समीकरण फैराडे के दोनों नियमों और लेंज के नियम का संयुक्त गणितीय स्वरूप बताता है? आइए चेक कर लेते हैं। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या ये समीकरण ऐसा नहीं बता रहा? देखिए इसकी राइट हैंड साइड में ये फ्लक्स है, समय के साथ ये चेंज होता है तो क्या उत्पन्न होता है, इससे क्या क्रिएट होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके इक्वल है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो फैराडे का प्रथम नियम इसमें सन्निहित है, इसमें शामिल है। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में परिपथ में उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये राइट हैंड साइड क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और ये समानुपाती है किसके? प्रेरित विद्युत वाहक बल के। समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक नियतांक लेते हैं। सुविधा की दृष्टि से हमने उस नियतांक को एक मान लिया, इकाई मान लिया। एक बार के लिए इस माइनस चिन्ह को छोड़ दें, हम भूल जाएं, इसका जिक्र ही ना करें। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। तो फैराडे का दूसरा नियम भी इस समीकरण में सन्निहित है। लेंज के नियम की बात करें तो क्या लेंज का नियम भी ये बताता है? ये जो माइनस चिन्ह है ये लेंज के नियम को ही व्यक्त कर रहा है। फैराडे का प्रथम नियम उत्पत्ति का कारण बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है। दूसरा नियम है वो उसके परिमाण को बताता है, और ये जो माइनस चिन्ह है फैराडे के नियमों के अनुसार इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये माइनस चिन्ह सिर्फ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है जो लेंज का नियम बताता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है जिसपे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये तीनों नियमों, फैराडे के दोनों नियम और लेंज के नियम, तीनों का संयुक्त गणितीय स्वरूप व्यक्त करता है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए पहली चीज है कॉन्सेप्ट, उसके बाद दूसरी चीज है फॉर्मूला हम अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद तीसरी चीज है कि उस फॉर्मूले पर आधारित आप कुछ न्यूमेरिकल अवश्य हल करें, तभी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे दिमाग में स्थिर होता है। तो अब हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहां जो सूचनाएं दी गई हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं। 50 फेरों वाली कुंडली, तो कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 50 है। फ्लक्स 1 सेकंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य हो जाता है। तो समय अंतराल कितना है? समय अंतराल जिसमें ये शून्य हो जाता है डेल्टा टी इक्वल टू 1.0 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। फ्लक्स कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा फाइव इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन इक्वल टू
फाइव टू घटकर शून्य हो गया तो 0 हो गया लास्ट में, तो माइनस शुरू में कितना था 0.3 वेबर, तो माइनस 0.3 वेबर ये चेंज हुआ फ्लक्स में। अब हमें ज्ञात करना है कुंडली में प्रेरित विभवांतर या विद्युत वाहक बल। तो क्योंकि प्रेरित विभवांतर एप्सिलॉन बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस डी फाई बाई डी टी भी हम लिखते हैं, लेकिन वो तब लिखते हैं जब हम परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे होते हैं और उसमें जो समय अंतराल है वो टेंड्स टू 0 होता है। अवकलन की डेफिनेशन से आप जानते हो, यहाँ हमें समय अंतराल 1 सेकंड दे रखा है तो हम डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के रूप में लिखेंगे। अब ये तो एक फेरे वाली कुंडली के लिए है, कुंडली में फेरों की संख्या 50 है, यदि n फेरे हों तो ये क्या आ जाएगा व्यंजक n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास सारे मान हैं और हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस n का मान 50 है, डेल्टा फाई का मान हमारे पास -3 है, माइनस 0.3 है, डिवाइडेड बाई 1। तो ये हम ज्ञात कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक 0 इस दशमलव को कैंसिल करने में काम आ जाएगा, तो 5 3 15 वोल्ट। तो हमारी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 15 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यदि फेरों की संख्या दे रखी है तो उससे गुणा कर देंगे, और फ्लक्स परिवर्तन फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ये हमारा रहा पहला न्यूमेरिकल।